इन्वेस्टिगेशन, कोई भी चेस्ट एक्स-रे, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट सीटी या अल्ट्रासाउंड आपको बाहर से सिर्फ बता देगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो गड़बड़ कैंसर ही है, इसका 100% प्रूफ वो बायोप्सी से ही होता है, एफएनएसी या बायोप्सी से। और कुछ मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट्स हैं, वो तो ख़ैर बायोप्सी होने के बाद जिसको किया जाता है। तो ये कुछ ऐसे टेस्ट आपको डॉक्टर के पास जाने पे करवाने पड़ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इलाज क्या-क्या है। इलाज में तो एक सब जो सबको ही मालूम है, ऑपरेशन। ऑपरेशन एक इलाज है, लेकिन आपको ये जानना होगा कि जो कैंसर का इलाज है, वो अकेला ऑपरेशन नहीं है, अकेला रेडिएशन नहीं है, अकेला कीमो थेरेपी नहीं है, ये सब मिला-जुला जिसको हम मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट कहते हैं, वो है। और इसके हो जाने से क्या हुआ है कि इसके कैंसर के ठीक होने के जो रिज़ल्ट्स हैं, वो काफ़ी अच्छे आने लग गए हैं। और क्या-क्या ट्रीटमेंट्स आजकल हमारे पास उपलब्ध हैं इलाज में, ऑपरेशन तो है ही है, जहाँ पे ऑपरेशन हो सकता है वहाँ ऑपरेशन करना पड़ता है। फिर उसके बाद रेडिएशन देना पड़ता की ज़रूरत है कि नहीं है, वो ऑपरेशन होने के बाद डिसाइड होता है, पैथोलॉजी का टेस्ट होता है उसके बाद। फिर उस कैंसर में कीमोथेरेपी यानी कुछ ऐसी दवाइयाँ जो कैंसर की दवाइयाँ होती हैं, वो देनी है कि नहीं, ये भी डिसाइड जो डॉक्टर हैं वही करेंगे। फिर एक थेरेपी आई है इम्यूनोथेरेपी, जो कि आपको आपके सेल्स को आपके इम्यून सिस्टम के जो सेल्स खराब हो गए हैं, उनके अगेंस्ट काम करती है। क्योंकि ये सेल्स जो कैंसर है उसमें भी इम्यून सिस्टम का काम होता है। फिर हार्मोन थेरेपी है, स्पेसिफिकली कैंसर जो महिलाओं का या पुरुषों का कैंसर है, उसमें हार्मोन थेरेपी एक समय के बाद दी जाती है। एक नया थेरेपी आया है जीन थेरेपी, जहाँ पे कि स्पेशली जो हेरिडिटरी कैंसर्स हैं, उनमें इसका प्रयोग किया जा रहा है कि आपने जीन को, जो फॉल्टी जीन है, जो जीन आपका खराब है, उस जीन को ही रिपेयर कर दिया जाए, जिससे कि वो पर्टिकुलर कैंसर होने की संभावना ना रहे। और कैंसर स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम सेल्स भी होती हैं जो कि कैंसर को यानी ये भी एक तरह का इम्यूनोथेरेपी ही है, जिसको कि कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर हम कारणों को एक बार बस अपनी जानकारी के लिए देखना चाहें कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और जैसे कि यूएस, यूके और यूरोप में जो क्या कारण रहा है और इंडिया में क्या कारण है, तो कई सारे जवाब हमको वहीं से मिल जाएँगे। आप देखेंगे कि इस चार्ट में कंपैरिज़न किया गया है, तो स डाइट या न्यूट्रिशन विदेशों में तो बहुत बड़ा कारण है, 30% आप कह लें, लेकिन हमारे देश में अभी 20% ही है। तो ये एक फैक्टर है जिसको कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, ये अपने हाथ में है। इन्फेक्शंस हैं, ये भी अपने हाथ में है, क्योंकि हमारे यहाँ इन्फेक्शन की प्रतिशत 26% है, उनके यहाँ ये सिर्फ़ 8% है। तो ये भी हमारी सजगता और जागरूकता के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने इन्फेक्शंस के रेट को भी कम कर सकते हैं। तो एक ये कारण और हम कम कर सकते हैं। टोबैको हमारे यहाँ 10% है अभी, जो कि आई एम श्योर अभी पिछले कुछ सालों में, क्योंकि ये डेटा थोड़ा-सा 2006 का है, ये लिया गया है, तो अभी पिछले 15 सालों में इसका ज़रूर टोबैको का कंज़म्पशन तो बढ़ा ही है। तो ये 10% है, तो लगभग इसको हम बराबर ही मान सकते हैं, और ये भी एक ऐसा कंडीशन है जिसको कि हम खुद अपने ऊपर हमारे ऊपर निर्भर है। इसमें एक डेटा जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में नहीं दिखाया गया है, वो है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन हमारे देश का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अब कौन से ऐसे कारण हैं, इसको दिखाने का आपको मकसद ये है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग एक एक कहते हैं कि जागरूक और एजुकेटेड लेवल पे हैं। तो आप ये इस बात को बहुत भली-भाँति समझ पाएँगे कि बहुत सारे इसमें से जो कारण हैं, वो ऐसे कारण हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये कंट्रोल एक तो पहली बात तो ये कि आप अपने बच्चों को जब इसको शुरू से सिखाएँगे, उस तरह की आदत डालेंगे, तो ये तो इससे अच्छा तो कोई कहते हैं तरीका ही नहीं है, कि आपने शुरू से बच्चे में ये जो हेल्दी हैबिट्स हैं उनको आपने डाला, तो वो उसकी पूरी ज़िंदगी भर रहेगा। लेकिन उसके बाद भी जब जागो तब सवेरा वाली स्थिति है। आपको जब पता चल जाए, जब ये ज्ञात हो जाए कि अभी भी ये इन कंडीशंस को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, यानी जैसे कि मैंने बताया, डाइट यानी अपने आहार को नियंत्रित करना,
स्मोकिंग या अल्कोहल के हैबिट्स को नियंत्रित करना और कहीं कोई इन्फेक्शन लॉन्ग टर्म है उसको जाके डॉक्टरी सलाह लेकर उसको ठीक करना, ये सारे हमारे कंट्रोल में हैं। तो इनको हम तुरंत ही अपने जीवन में दिनचर्या में ला सकते हैं। ये अगर आप कैंसर सिनेरियो देखें कि ओवर द इयर्स क्या स्थिति रही है कैंसर की, तो आप देखेंगे कि कैंसर का जो इंसिडेंस है वो 2004 से लेकर 2020 का स्टैटिस्टिक्स इसमें दिखाया गया है और ये धीरे-धीरे ये हरा वाला ग्राफ आप देखेंगे तो ये बढ़ रहा है। इसमें जो नीला है वो मेल्स का कैंसर है, पुरुषों का और दूसरा जो लाल वाला है वो महिलाओं का कैंसर है। और महिलाओं में जो कैंसर है उसका लेवल इंसिडेंस भी बढ़ रहा है और उनका इंसिडेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। और जितने टोटल नंबर ऑफ केसेस तो आप देख लीजिए कि अब 2020 में 2004 के मुकाबले हम लोग लगभग डेढ़ गुना बढ़ चुके हैं। तो इंडिया में तो ख़ैर ये माना ही गया है कि हम एक टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं। अगर हमने अपने इस कैंसर के इंसिडेंस की जो रेट बढ़ने का रेट है उसको हमने अगर कंट्रोल नहीं किया तो एक समय ऐसा आएगा बाय 2030 कि सबसे ज़्यादा दुनिया में कैंसर अगर पाया जाएगा तो वो इंडिया होगा क्योंकि हमारे पास वो सारे कंडीशंस हैं जो कि कैंसर को बढ़ा सकते हैं। अब ये सारा तो मैंने आपको बता दिया इंडिया में कैंसर के क्या अभी मैंने आपको बताया कि हमारा जो आहार है, जो कि अपने लोकल आहार को छोड़कर दाल-चावल मान लीजिए उत्तरी भारत का है और अपने दक्षिणी भारत तो जो लोकल डाइट है आपका उसको छोड़कर अगर आप पिज़्ज़ा और बर्गर की तरफ भागेंगे, तो उसका बहुत लंबे समय तक ये इसको फ़ॉलो करना इस तरह की डाइट वो हमारे लिए नुकसानदेह है क्योंकि वो डाइट हमारे लिए नहीं बनी है, हमारे शरीर के लिए बनी है। जिन्होंने इसको बनाया है, यानी जहाँ से ये उपजा है, जब उनको ही ये नुकसान कर रहा है, तो हमको कैसे फ़ायदा कर सकता है? और दूसरा है तंबाकू का सेवन। तंबाकू का सेवन तो और ख़ासकर आजकल गुटखा वग़ैरह एकदम सस्ता मिलने लग गया है, पाउच में मिलने लग गया है और बच्चा-बच्चा खाने लग गया है। ये बहुत ही भयावह स्थिति है कि हमारा जब जो कहते हैं ना हमारा देश का जो भविष्य है, वो तो तंबाकू खा रहा है, वैसे ही बीमार रहेगा। तो कैसे हम जो हमारी पॉलिसीज़ हैं या कहाँ से देश के कहते हैं ना प्रगति या हम अमेरिका के लेवल पे तभी आ सकते हैं ना जब हमारा जो आगे वाली जनरेशन है वो हेल्दी रहेगी। तो ये टोबैको और अल्कोहल ये सारी चीज़ें इन चीज़ों का सेवन तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी पेरेंट्स के ऊपर होती है कि अपने बच्चों को देखें, ध्यान रखें और इसको इसका जो है शुरू से ही इसको बताना शुरू करें। और रेडिएशन हमारे यहाँ बैकग्राउंड रेडिएशन है या कह लीजिए आप मोबाइल फ़ोन्स का भी रेडिएशन है। बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल भी जो है देखा जा रहा है कि ब्रेन के जो ट्यूमर्स हैं उनको बढ़ाता है। और पॉल्यूटेंट्स यानी प्रदूषण मैंने जैसे बताया है कि हर तरह का प्रदूषण हमारे पास है। तो मैं तो अक्सर ये कहती हूँ कि हमें किसी बाहरी दुश्मन की आवश्यकता नहीं है। हम अपने आप ही अपने आप को ख़त्म करने में सक्षम हैं क्योंकि दूध में मिलावट है, आपके खान-पान में मिलावट है, पानी गंदा हमको सप्लाई हो रहा है। तो किसी और को मानने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपस में ही अपने आप को ख़त्म कर लेंगे और ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, ये देखिए इस मैप में दिखाया गया है कि कौन से एरिया में देश के कौन से एरिया में कौन-सा कारण सबसे ज़्यादा मुख्य माना गया है। तो जैसे ये काला वाला है, यहाँ पे स्मोकिंग और हुक्का जो है, इसका सबसे बड़ा कारण होता है यहाँ पे कैंसर पाए जाने का। और ये जम्मू-कश्मीर का एरिया आप देख रहे हैं और ये दिल्ली में और हरियाणा वगैरह में बीड़ी और हुक्का दिल्ली में तो मतलब आप देख लेंगे कि वो छोटे-छोटे वो बच्चे छोटे जिन्हें हम तो छोटे बोलते हैं 10वीं क्लास के 8वीं क्लास के बच्चे आके यहाँ हुक्का हुक्का वगैरह का सेवन करते हैं। और वो बड़ी-बड़ी दुकानों में बहुत अच्छे से सजा के रखा भी जाता है। तो ख़ैर ये इस तरीके का जो है एक ये चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि पान मसाला गुटखा गुजरात और महाराष्ट्र एरिया में ज़्यादा है। तो कुल मिला के देखेंगे तो ज़्यादातर तम्बाकू का सेवन और शराब का जो सेवन है, वो सबसे ज़्यादा कॉमन है ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया। तो अब इस कंपैरिज़न में जाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारा अपना ही जो सेल्फ कंपैरिज़न ही जो हमने देखा अभी पिछले इसमें डेटा में उस वो ही दिल दहलाने वाला था।
तो कुल मिला के क्या कर सकते हैं हम? कर हम सकते हैं कि जो सबसे अच्छा तरीका है वो है प्रिवेंशन। हम जितना प्रिवेंट कर सकें और प्रिवेंट करने के लिए 3 मुख्य चीज़ें हमको फ़ॉलो करनी है। सबसे पहला है कि वज़न का ध्यान रखें। और दूसरा है फिज़िकल एक्टिविटी यानी वज़न एक हेल्दी वज़न जिसमें कि आपकी फिज़िकल एक्टिविटी होती रहती है, किसी भी तरह का व्यायाम, योगा करें, जो भी आपको ठीक लगता है अपने शरीर के अनुरूप उसको करें और एक संतुलित आहार। ये 3 चीज़ें जो हमारे पास हैं, जो हमारे कंट्रोल में हैं, इसको हम कर सकते हैं। और जेने आनुवांशिक अगर आपके पास ऑलरेडी हिस्ट्री है कि आपके परिवार में किसी को स्तन कैंसर या किसी भी तरह का कैंसर हुआ है, तो ज़रूर ये जाके प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी जो सेंटर है हर जगह है या फिर जो कैंसर के आपके यहाँ पे जो भी विशेषज्ञ हैं, उनसे एक राय ज़रूर ले सकते हैं कि आपका रिस्क कितना ज़्यादा है इस तरह का कैंसर होने का और उसके लिए आप अपने लेवल पे क्या-क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, क्या-क्या सावधानियाँ बरत सकते हैं कि ये आपको आगे चल के ना हो। रिस्क बढ़ जाता है, डेफ़िनेटली होगा नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऑक्यूपेशनल और एनवायरमेंटल एक्सपोज़र्स में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल आप बहुत ही लिमिटेड अपनी ज़रूरत के हिसाब से करें, सोते समय उसको दूर रखें और एक अच्छा मोबाइल फ़ोन लें जिसका कि क्वालिटी एसएआर क्वालिटी होती है फ़ोन्स की, उसको देखकर उसको लेना चाहिए जिससे कि मोबाइल का जो रेडिएशन है वो आपके लिए हार्मफुल ना हो। बच्चों से दूर रखें, स्पेशली जो नवजात शिशु होते हैं, उनसे मोबाइल को दूर रखना चाहिए। क्योंकि उनमें ज़्यादा नुकसान होता है। अपना शराब का सेवन, तम्बाकू का सेवन कम-कम करके अगर ख़त्म कर सकें तो बहुत अच्छा है। हेपेटाइटिस बी वायरस जो कि लिवर कैंसर करवाता है, उसके खिलाफ अब हमारे पास टीका उपलब्ध है। तो उस टीका को ले लेने से जैसे ही आपको जैसे आज पता चल रहा है तो जो जो लोग ले सकते हैं, स्पेशली जो यंग लोग हैं, वो ले सकते हैं। तो उनको ले लेना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स जो सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेज़ हैं यानी अ खासकर महिलाओं में ये बोला जाएगा कि अपने अपने जननांगों की सफाई के ऊपर विशेषतः ध्यान दें और ये कॉन्डो जहाँ पे भी हो सके ये सबके लिए है कि कॉन्डोम का प्रयोग जितना करेंगे वहाँ पे उतना ही आपके जननांगों के लिए ये ज़्यादा सेफ रहेगा। अब हम ये एक स्टडी आई है जिसको मैं बस दिखाना चाहूँगी कि ये जितनी भी बातें आपको मैंने बताई हैं वो कोई कोई धारणा नहीं है, कोई अवधारणा नहीं है। इनमें स्टडीज़ हो चुकी हैं ट्रायल्स हो चुके हैं और ये पब्लिश्ड ट्रायल्स हैं, जिनकी वजह से ये जो नतीजे हैं वो मैंने आपको एक इन स्लाइड्स में बताए हैं। जैसे ये एक स्टडी हुई थी 2013 में जिसमें कि लाइफ़स्टाइल चेंजेस रिड्यूस द रिस्क ऑफ प्रोस्टेट कैंसर यानी पुरुषों में अगर आपने अपने जीवन शैली में बदलाव किया तो प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है कम हो जाता है। अ, जैसे अगर आप इतने सालों से स्मोकिंग करते आ रहे हैं, अगर आपने स्मोकिंग आज के दिन एकदम से छोड़ दिया, तो आपका कैंसर का रिस्क 10% अपने आप कम हो जाएगा, आने वाले समय में। तो इतना ड्रास्टिक चेंज होता है आपके एक छोटे से स्टेप से। तो आप मेरा ये लास्ट स्लाइड है और बस आप लोगों को मैं कुछ 2-3 ही बातों पे जाते-जाते ये संदेश देना चाहूँगी कि सजग रहना आवश्यक है। यानी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और जो भी चीज़ें कैंसर को बढ़ावा देती हैं, वो हम अगर कंट्रोल कर सकें और हमारे कंट्रोल में है, यानी एक संतुलित आहार रखना, अ अ, अपनी जो भी तम्बाकू और जो शराब है उसका अत्यधिक सेवन से आप परहेज़ करें। तम्बाकू को जितना दूर रख सकें उतना अच्छा है और तीसरा है कि आप व्यायाम करें, जिस भी तरह का व्यायाम कर सकते हैं उसको करें। अपने बच्चों को इसकी जानकारी देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने बचपन से अच्छी आदतें डाली, तो आगे चलकर उनको इसको करते हैं ना कि अपनी ज़िंदगी में ढालने में या जीवन शैली बनाने में तकलीफ़ नहीं होगी। तो इन्हीं सारी जानकारियों को अपने जीवन में समाहित करें, तो कैंसर जो से आप काफ़ी हद तक बचने में कामयाब होते हैं और अगर मान लीजिए हो भी जाता है 1% तो भी अगर आपने उसके प्रति सजग रहे, तो आप इसको जल्दी पकड़ सकते हैं और इलाज फिर उस केस में ठीक होना यानी क्योर संभव है।
तो इसके साथ ही मेरा प्रेज़ेंटेशन यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों का कुछ भी अगर क्वेश्चन है तो मैं तैयार हूँ उसका जवाब देने के लिए।